ओके भैया, स्टार्ट करते हैं। देखो, अब अगर मैं बात करूं एंजाइम्स की, तो सबसे पहले यू हैव टू नो अबाउट व्हाट इज एंजाइम। ठीक है, एंजाइम होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो, ये जो वर्ड है ना एंजाइम, ये वर्ड एंजाइम आया कहाँ से, पहले तो जरा इसको समझना ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं और फिर हम आगे बढ़ें। सही है, वर्ड एंजाइम कहाँ से आया। देखो, अगर मैं लफ्ज एंजाइम की बात करूं ना, तो बेसिकली एंजाइम से पहले एक टर्म इस्तेमाल होती थी एंजाइम के लिए, जिसका नाम था कैटालिसिस। ठीक है, बेसिकली एंजाइम के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी, वो कैटालिसिस के लिए इस्तेमाल होती थी। तो ये जो कैटालिसिस की टर्म है ना, कैटालिसिस, ठीक है। अब ये जो कैटालिसिस की टर्म है, ये सबसे पहले जो दरियाफ्त की थी, वो एक साइंटिस्ट ने दरियाफ्त की थी, जिसका नाम था बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले टर्म इस्तेमाल की थी, किसकी, कैटालिसिस की, और ये तकरीबन 1836 की बात है। फिर वक्त गुजरा, और वक्त गुजरने के बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट आती रही, तो 1878 के अंदर, 1878 के अंदर एक साइंटिस्ट, हाँ भाई, 1878 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कोहने। ठीक है, कोहने वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने टर्म एंजाइम इस्तेमाल की। ठीक है, तो कोहने वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने टर्म एंजाइम इस्तेमाल की। अब ये जो एंजाइम की टर्म है ना, ये एंजाइम की टर्म आई कहाँ से, ये जरा समझना गौर से। ये जो एंजाइम है ना, एन का मतलब होता है विद इन। किसके विद इन? विद इन यीस्ट, विद इन यीस्ट। तो यीस्ट के अंदर सबसे पहले ये बायो कैटलिस्ट डिस्कवर हुआ था, दैट्स वाई इसको आपने कहा विद इन यीस्ट। ठीक है, जाइम का वर्ड जो है ना, ये जो जाइम का वर्ड है, ये आया था आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम से, जो कि सबसे पहला एंजाइम था, डिस्कवर हुआ था। दैट वाज जाइमेस, दैट वाज जाइमेस। तो जाइमेस से आया था जाइम। ठीक है, और जाइमेस क्या था? इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम, इट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम। सही है, ये आपने याद रखना। तो एंजाइम के बारे में बात कर ली, और एंजाइम की बेसिक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर बात कर ली। सही है। अच्छा, सवाल ये होता है कि सर ये जाइमेस था क्या, ये ईस्ट के अंदर जाइमेस करता क्या था। बेसिकली जाइमेस जो है वो एक रिएक्शन करवाता था, जिस रिएक्शन के अंदर शुगर को, शुगर को कन्वर्ट किया जाता था अल्कोहल के अंदर। तो शुगर को अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने वाले कैटालिस्ट को इसने नाम दे दिया क्या? जाइमेस का। बाद में ये पता चला कि जाइमेस एक एंजाइम नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम। ठीक है, फिर बाद में एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था आपका, क्या भैया, जिनका नाम था आपके जेम्स समनर। जेम्स समनर वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम को आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइज किया। सर, क्रिस्टलाइज करने का क्या मतलब है? उसको फ्रीज कर दिया, उसके क्रिस्टल्स बना लिए। एंजाइम आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। सही है। अब ये जो जेम्स समनर ने सबसे पहले एंजाइम को आइसोलेट और क्रिस्टलाइज किया था ना, ये एंजाइम था बेसिकली यूरिएस। ठीक है, कौन सा एंजाइम था? यूरिएस एंजाइम था। सही है।
दैट वाज बेसिकली यूरिएस एंजाइम, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इतना क्लियर है भैया? सही है भैया, क्लियर है? चलो, इतना क्लियर है। हाँ, ये जो नाम बताए इंपॉर्टेंट, दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट। आइसोलेशन मतलब अलग करना। भाई आइसोलेट का मतलब है, फॉर एग्जांपल उस जिस भी चीज से इन्होंने एंजाइम को निकाला होगा उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, एंजाइम अकेला तो नहीं होगा। उस एंजाइम को अलग करना इज आइसोलेशन, इंग्लिश का वर्ड है आइसोलेशन, सही है। चलो, हाँ अभी हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम और कैटलिस्ट के अंदर क्या फर्क होता है, ये हम डिस्कस करेंगे, इसकी टेंशन नहीं है, सही है। हाउ डिड दे फ्रीज, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सही है। बस नाम इंपॉर्टेंट है तो इसलिए नाम मैंने आपको पढ़ा दिए सारे, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, सही है। चलो, तो ये हमने बेसिक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लिया। सवाल ये होता है कि सर अब तक आपने ये तो बताया ही नहीं कि एंजाइम होता क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन द एंजाइम। आपने एक टर्म पढ़ी होगी कैटालिस्ट की, कैटलिस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, हाउ कैन यू डिफाइन अ कैटलिस्ट? हाँ भाई, हाउ कैन यू डिफाइन अ टर्म कैटलिस्ट? ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करने वाला, चेंज करने वाला, या ज्यादा करने वाला, या कम करने वाला, मेनली ज्यादा करने वाला, दैट इज द कैटलिस्ट। अब अगर मैं बात करूं कैटलिस्ट की, तो यहां पे अगर मैं लिखूं, लेट सपोज राइटिंग हियर, अच्छा, यहां पे लिखता हूं मैं एंजाइम्स, और यहां पे लिखता हूं मैं कैटलिस्ट, ठीक है। अब दोनों के अंदर फर्क क्या है, पहले तो हम एंजाइम को समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस, खास तौर पे यहाँ पे जो कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये कैटलिस्ट है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। तो अगर मैं ज्यादा अच्छी टर्म यहाँ पे लिखना चाहूँ, दैट इज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। ज्यादा अच्छी टर्म है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या होता है, ये हमने डिस्कस करना। अब देखो भैया, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट इज एनीथिंग जो भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर, ज्यादातर क्या करती है, तेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिएक्शन है A+B से बनता है C, और ये रिएक्शन होता है नॉर्मली, नॉर्मली कितने टाइम में ये रिएक्शन होता है? नॉर्मली 10 मिनट के अंदर, एक रिएक्शन 10 मिनट के अंदर। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये सी मुझे ज्यादा चाहिए बॉडी के अंदर, या किसी भी रिएक्शन को मुझे सी ज्यादा चाहिए, तो अगर मुझे सी ज्यादा चाहिए तो मुझे इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कैटलिस्ट ऐड कर दूंगा तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। जो रिएक्शन पहले 10 मिनट में होता था, अब हो सकता है वो 1 सेकंड में हो। सिंपल, दैट इज इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि कैटलिस्ट क्या होता है। अच्छा, अब अगर ये कैटलिस्ट, जाहिर जाहिर सी बात है, रिएक्शंस बाहर की दुनिया में भी होते हैं, मेरी बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो अगर रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है रिएक्शंस बॉडी के अंदर भी होते हैं, तो वहां पे जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, दैट इज बेसिकली आपका एंजाइम। तो हाउ कैन यू डिफाइन एंजाइम? एंजाइम की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एंजाइम क्या है? मैंने आपको बताया कैटलिस्ट है। कहां मिल रहा है? बॉडी के अंदर मिल रहा है। तो एंजाइम को क्या मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि एंजाइम इज अ
बायोकैटलिस्ट। एंजाइम इज अ बायो कैटलिस्ट। एंजाइम बायोकैटलिस्ट है। कहां सिंथेसाइज हो रहा है? लिविंग सेल के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर सिंथेसाइज्ड इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में बन रहा है। ये बात तो अब तक क्लियर हो जाओ। अब आ जाओ आगे। तो सर आपने एक बात तो ये बताई कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट नॉर्मली इनऑर्गेनिक होता है। अगर आप पूछो कैटलिस्ट के बारे में, तो कैटलिस्ट के बारे में कहा जाता है नॉर्मली कैटलिस्ट कैसा होता है भैया? नॉर्मली कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक होता है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होता है? सिंपल है। जो चीज हाइड्रोकार्बन से बनी है वो ऑर्गेनिक है, जो उससे नहीं बनी वो इनऑर्गेनिक है। तो आपका जो एंजाइम है ना ये ऑर्गेनिक है। सर ऑर्गेनिक भी कोई चीज होती है? ऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आप ये बताइए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो है एंजाइम, बट बना किससे है? मेनली इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। मेनली किससे बना है? प्रोटीन से बना है। एक्सेप्ट सम एंजाइम। ठीक है, कुछ एंजाइम प्रोटीन के नहीं बने, बल्कि कुछ एंजाइम बने। अगर मैं यहां लिखूं मेनली, मेनली किससे बना है? प्रोटीन से बना है। यानी कि आप ये कह लो 99% जो एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर मिलते हैं वो किससे मिलके बने? प्रोटीन से मिलके बने। बट देर आर सम एंजाइम जो प्रोटीनियस नहीं है। देर आर सम एंजाइम जो बेसिकली आरएनए है और वो एंजाइम की तरह काम करते हैं। ऐसे एंजाइम को आप कहते हो राइबोजाइम। और इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। सर ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज वो एंजाइम है जो दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है और पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, आसान जबान के अंदर। बस इतना भी याद कर लिया तो काफी है। सही है। तो बायोकैटलिस्ट बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें होती है। अच्छा, अगला अगला इसका पार्ट क्या है? मेनली, मैं डेफिनेशन आपकी मदद से ही पूरी करवा दूंगा। मेनली प्रोटीन इन नेचर, मेनली प्रोटीन इन नेचर, आरएनए ऑल्सो वर्क एज एंजाइम जिन्हें आप क्या कहते हो? राइबोजाइम करा। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली है भाई। अच्छा, चलो इतनी डेफिनेशन क्लियर है भैया? आई होप कि क्लियर होगी। सही है, चलो। अच्छा, अब आगे बढ़ो। सवाल ये होता है कि सर आपने ये बताया कि प्रोटीनियस है और इनऑर्गेनिक, दूसरा डिफरेंस क्या होगा इन एंजाइम के अंदर और कैटलिस्ट के अंदर? एंजाइम बायो कैटलिस्ट है, बॉडी के अंदर पाया जाता है, बॉडी के अंदर इस्तेमाल होता है। जबकि आपका जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है, इट इज यूज्ड इन लैब्स। कहाँ इस्तेमाल होता है? लैब्स में इस्तेमाल होता है। चलो, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है भैया? लैब्स में इस्तेमाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज ज्यादा स्पेसिफिक होती है? स्पेसिफिक का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे एक क्लासिकल एग्जाम्पल लू, जिंक।
जिंक एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये जिंक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है सिर्फ एक रिएक्शन के अंदर या कई सारे रिएक्शंस के अंदर? आप कहोगे सर अगर आप जिंक की बात कर रहे हैं तो जिंक जो है वो कई सारे रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो इसका मतलब यह है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट स्पेसिफिक नहीं होते। स्पेसिफिक का मतलब है सिर्फ एक रिएक्शन नहीं करवाते, दे आर लेस स्पेसिफिक। जबकि आपके जो एंजाइम होते हैं दे आर मोर स्पेसिफिक। सर एग्जांपल दे दे, कोई एक एंजाइम तो ऐसा होगा ना जिसकी आप एग्जांपल देके ये कह सकते हैं कि ये एक से ज्यादा रिएक्शन करवाता ही नहीं है। एग्जांपल देता हूं, अभी आपने पढ़ा यूरिएस। यूरिएस कन्वर्ट करता है यूरिया को, यूरिएस कन्वर्ट करता है यूरिया को। अब ये जो यूरिएस है जो यूरिया को कन्वर्ट कर रहा है, ये सिर्फ एक रिएक्शन यानी कि यूरिया वाली रिएक्शन के अंदर काम करेगा, किसी दूसरे रिएक्शन के अंदर काम नहीं कर। चलो अच्छा आगे बढ़ो। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एंजाइम्स की, तो याद रखना एंजाइम काम करते हैं लो टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाता है। क्या मतलब? तो अगर मैं यहां लिखूं क्लासिकली तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दे वर्क एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे हाई टेम्परेचर, एंजाइम क्या हो जाएगा? एंजाइम डीनेचर हो जाए। डीनेचर का मतलब क्या है भाई? एक चीज नॉर्मल होती है, अगर मैं उसको गर्म कर लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं प्लास्टिक को गर्म करता हूं, तो प्लास्टिक का शेप, प्लास्टिक पिघल जाएगी। तो प्लास्टिक पिघल गई इसका मतलब है प्लास्टिक डीनेचर हो गई, उसका शेप ही बिगड़ गया। तो याद रखना कि एंजाइम लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, हाई टेम्परेचर पे दे आर डीनेचर। तो ये जो एंजाइम काम कर रहे हैं लो टेम्परेचर के ऊपर, एक टेम्परेचर ऐसा भी होगा जिसपे ये 100% काम करेंगे, बिल्कुल। ऐसे टेम्परेचर को आप ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हो। लेकिन याद रखना कि एंजाइम एक मखसूस टेम्परेचर पे ही काम करता है, यानी कि लो टेम्परेचर पे ही काम करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम काम करना छोड़ देगा। और मोस्टली एंजाइम जो ह्यूमन बॉडी के अंदर काम करते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं। इस टेम्परेचर को आप ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हो। ये हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हो। इसीलिए एंजाइम के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है और वो टर्म है थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल का मतलब क्या है? अब ये जो मैंने इतनी लंबी कहानी लिखी ना, थर्मोलेबाइल का मतलब सिर्फ यही है। यू कैन से एंजाइम इज टेम्परेचर सेंसिटिव। चलो ये सारी चीजें हमने बात कर ली। सर व्हाट अबाउट कैटलिस्ट? कैटलिस्ट हाई टेम्परेचर पे काम कर लेता है और इसीलिए वहां पे कैटलिस्ट के लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वर्क एट हाई टेम्परेचर। और वहां पे जो टर्म इस्तेमाल की जाती है इनके लिए वो है थर्मोस्टेबल, यानी कि इनका टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता। थर्मोस्टेबल, ठीक है। क्लियर है भैया? बेटा अफसर मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया, थर्मोलेबाइल क्या होता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने एंजाइम की बेसिक बेसिक सी बातें कर ली, एंजाइम की डेफिनेशन लिख ली और एंजाइम का एक बेसिक सा ओवरव्यू कर लिया। सही है। चलो अब सवाल ये होता है कि क्या बॉडी के अंदर
कोई ऐसा एंजाइम है जो ज्यादा टेम्परेचर पे के ऊपर काम करता है? कोई बता सकता है मुझे कोई भी ऐसा एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पे काम करे? एनीवन? कोई ऐसा एंजाइम होगा बॉडी के अंदर जो हाई टेम्परेचर पे काम करे? एक एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम है एक्सेप्ट, अगर मैं यहां लिखूं दैट इज टैग पॉलीमरेज। या आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हो कि टैग पॉलीमरेज क्या होता है। ये वो एंजाइम है जिसके बारे में कहा जाता है इट इज थर्मोस्टेबल। अब ये जो टैग है ना, अगर आप इंटरनेशनल बुक्स पढ़ोगे तो दैट इज थर्मस एक्वेटस, थर्मस एक्वेटस। तो ये बेसिकली थर्मस एक्वेटस से लिया गया था, तो इसीलिए इसको टैग पॉलीमरेज कहते हैं। और ये थर्मोस्टेबल होता है नॉर्मली, अगर आप देखोगे तो ये 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक पे काम कर सकता है। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? और कोई एग्जाम्पल? काम छोड़ दो इसका अभी। बस एक एग्जाम्पल लो, फिर हम जल्दी आगे चलते हैं। हाँ शाबाश। वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, वो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, नॉर्मली वो जो है, वो उनके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी एग्जांपल हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब जल्दी जल्दी हम बात करते हैं किसकी भैया, अब हम जल्दी जल्दी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। चलो, अब अगर मैं एंजाइम की प्रॉपर्टी की बात करूं तो सबसे पहली बात, एंजाइम नॉर्मली कैसे हैं भैया? एंजाइम नॉर्मली प्रोटीनियस है। एंजाइम कैसे हैं भाई? मोस्टली एंजाइम प्रोटीनियस हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको एक बताई, एक एग्जाम्पल जो प्रोटीन की नहीं है, यानी कि एक ऐसा एंजाइम है नॉर्मली, मेनली दे आर मेनली प्रोटीनियस। मेनली कैसे हैं भाई? प्रोटीन नेचर के, एक्सेप्ट राइबोजाइम। और राइबोजाइम की एग्जाम्पल क्या है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एंजाइम नॉर्मली, एंजाइम का जो, जब एंजाइम बनते हैं तो जाहिर सी बात है एंजाइम क्या है? प्रोटीनियस है। अब एंजाइम कौन से प्रोटीन है? हम पढ़ के आ रहे हैं एंजाइम और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो होता यह है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन या तो टर्शरी स्ट्रक्चर होते हैं या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट अगर मैं बात करूं एंजाइम की, तो एंजाइम का जब एंजाइम बनेगा तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगा, फिर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होगा टर्शरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फोल्ड होगा टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो अल्टीमेटली आप ये एंजाइम के बारे में कह सकते हो कि एंजाइम आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन विद टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चल तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है
कि भाई एंजाइम के ऊपर अगर मैं एंजाइम यहां पे बनाऊं, लेट सपोज मैं एक एंजाइम बनाता हूं, वेट ये एंजाइम है। अब अगर आप देखो तो ये एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर ये वो जगह पे है जहां पे रिएक्टेंट बाइंड करेगा, और इस जगह को आप नाम देते हो एक्टिव साइट का। क्या कहोगे, एक्टिव साइट का नाम दोगे? ये एक्टिव साइट कहां है, क्या है? जहां पे वेयर रिएक्टेंट बाइंड, रिएक्टेंट को बायोलॉजी की जबान में कहते हैं सबस्ट्रेट। सही है, सबस्ट्रेट। तो रिएक्टेंट एट सबस्ट्रेट। चलो, अच्छा भाई। ये हो गया हमारा बेसिक सा चक्कर। Okay. उसके अलावा उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो एंजाइम के बारे में एक बात बड़ी और इंपॉर्टेंट क्या है, एंजाइम के बारे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि एंजाइम बनता तो सेल के अंदर है। भाई कहां बनेगा? सिंथेसाइज्ड इन सेल। बट काम कहां पे करेगा, उसकी बेसिस पे एंजाइम दो तरह के होते हैं। हो सकता है एंजाइम सेल में ही बने और सेल में काम करे। एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी। लाइसोसोम के अंदर जितने एंजाइम हैं वो तमाम सेल के अंदर बने और सेल के अंदर ही काम किया, एंडो एंजाइम। इसी तरीके से कुछ एंजाइम होंगे जो बनेंगे तो सेल के अंदर, लेकिन बाहर काम करेंगे, दे आर कॉल्ड एक्टो एंजाइम। सर इसकी एग्जांपल पैप्सिन, जितने भी सिक्रेटरी एंजाइम्स हैं, पैप्सिन, ये याद रख लो भैया। आगे बढ़ो। स्पेसिफिक फंक्शन की बात कर ली, सबस्ट्रेट के, अब साइज की बात कर ली। अच्छा, यहां पे एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ, एंजाइम को रिएक्टेंट के साइज से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? भाई जाहिर सी बात है, सबस्ट्रेट को जाके जुड़ना है एंजाइम के ऊपर, तो एंजाइम का साइज बड़ा होना चाहिए। साइज का मतलब यह है कि एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट भी बड़ा होना चाहिए। चलो, ये हो गया एंजाइम का बेसिक बेसिक कहानी, सही। अब सवाल ये होता है कि सर कोई ऐसी चीज है जो एंजाइम की एक्टिविटी को और बढ़ा दे, और कोई ऐसी चीज है जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दे? यस, एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करने के लिए भी कुछ चीजें मौजूद है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की अगर मैं बात करता हूं तो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना जिन सब्सटेंसेस के जरिए बढ़ाया जाता है, दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। और इसकी क्लासिकल एग्जांपल बहुत सारी आ जाती है। जितने भी आपके आइंस हो गए, जैसे मैग्नीज आइन, क्लोराइड आइन, ठीक है, मैग्नीज आइन, क्लोराइड आइन, ये सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। जबकि एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने वाले कहलाते हैं इनहिबिटर्स। और इसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है, अगेन काफी सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं इसकी। जैसे कुछ चीजें हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करती हैं, जैसे सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, तो ये भी इनहिबिशन में ही आ जाता है। ये हो गया।
अच्छा, ये हो गया, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के बारे में बात हो गई। आगे बढ़ो। आगे अगर मैं बात करता हूं तो एंजाइम का एक स्पेसिफिक पीएच होता है, स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है। वर्क एट स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक पीएच पे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको वो एंजाइम की बात करूं, जैसे पेप्सिन हो गया, पेप्सिन आपके स्टमक के अंदर मिलता है। तो ये जो स्टमक के अंदर पेप्सिन मिलता है ना, ये काम करता है 2 से 3 पीएच के अंदर। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज मिल सकती हैं। अच्छा, और एक और आखिरी चीज, एंजाइम कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट के बारे में एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो भी चीज कैटलिस्ट होती है वो रिएक्शन की स्पीड को तो ऑल्टर करती है, लेकिन किसी भी सूरत वो रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। तो आप ये कह लो कि डू नॉट यूटिलाइज्ड इन रिएक्शंस। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको पढ़ते हैं रिएक्शन। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। व्हाट इज द क्लासिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम? एंजाइम का क्लासिकल स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, एंजाइम का स्ट्रक्चर। चलो एंजाइम के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना एंजाइम प्रोटीनियस है, एक्सेप्ट राइबोजाइम की। उसकी एग्जांपल मैंने पेप्टाइडल ट्रांसफरेज की दे दी, सारी कहानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अच्छा, अब यहां पे समझने वाली बात यह कि एंजाइम, ये भी सारी हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड से मिलकर बने। फिर एंजाइम पे जो सब्सटेंस काम करता है वो सबस्ट्रेट है, जो बनता है वो प्रोडक्ट है। एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, जहां पे रिएक्शन होता है, दैट इज द एक्टिव साइट। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। सही है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एंजाइम का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई, एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। अगर मैं यहां लिखूं एंजाइम आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है विद टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर का मतलब है 3D होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आपको पता है कि लेट सपोज ए और बी मिलेंगे और ए और बी मिला के मुझे बनाना है सी। तो ए और बी क्या है? ए और बी रिएक्टेंट्स है। इन रिएक्टेंट्स को बायोलॉजी की जबान में आप कहोगे सबस्ट्रेट, और सी को आप क्या कहोगे? सी को आप कहोगे प्रोडक्ट। सी को आपने कह दिया प्रोडक्ट, ठीक है। अब एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट क्या होती है और एंजाइम बनता कैसे है उसको हमने देखना है। चलो सबसे पहले अगर यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो लेट सपोज सी दिस, ठीक है। यहां पे आपको मैं पिक्चर दिखा रहा हूं, इस पिक्चर को देखो, सी दिस पिक्चर। ये देखो, अगर आप यहां देखो तो ये आपको नजर आ रही है एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट। ये पूरी क्या है? एक्टिव साइट। तो याद रखना एंजाइम के ऊपर अगर आप एक्टिव साइट की बात करते हो तो एक्टिव साइट क्या होती है? एक्टिव साइट इज द साइट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स, जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंड
रिएक्शन अकर, जहां पे रिएक्शन होता है। अब जो एक्टिव साइट है, जाहिर सी बात है, बेटा जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। वी वर टॉकिंग अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट द एंजाइम, ठीक है। अब सुनना होगा गौर से। तो मैंने आपको बताया एक्टिव साइट वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और रिएक्शन होता है। अब एक्टिव साइट के ऊपर दो फर्दर रीजन होते हैं। ये अगर आप देखो तो एक रीजन वो है जहां पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, ये दो वो जगह है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, और ये छोटी सी जगह वो है जहां पे रिएक्शन होगा। लेट सपोज मुझे इनका बॉन्ड तोड़ना है, तो एक ये यहां पे जुड़ जाएगा, एक ये यहां पे जुड़ जाएगा, और इन दोनों का बॉन्ड अगर मुझे तोड़ना है तो वो यहां पे तोड़ा जाएगा। दिस साइड इज कॉल्ड द कैटालिटिक साइड। तो एक्टिव साइट के ऊपर भी फर्दर दो साइड्स होती है। याद रखना कि एक्टिव साइट के ऊपर दो साइड्स हैं। एक साइड को आप कहते हो, अगर मैं यहां लिखूं तो एक साइड कहलाती है बाइंडिंग साइट, और दूसरी कहलाती है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट वो है जहां सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, कैटालिटिक साइट वो है जहां रिएक्शन हो रहा है, कैटालिसिस हो रहा है। सही। ये तो हो गया एक्टिव साइट के बारे में बात। अब एंजाइम का अपना स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में बात करूं, या आप ये कह लो कि एंजाइम खुद कैसे बना, ये तो एक्टिव साइट की बात हो गई ना। तो याद रखना, मैंने आपको बताया ये बात बार बार डिस्कस इसीलिए हो रही है कि कुछ एंजाइम ऐसे हैं, अगर मैं यहां लिखूं एंजाइम, अब ये फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, किताब के अंदर नहीं बना हुआ है ये किसी भी, बट ये जो मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है ये अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। सही है, चलो इधर देखो। अच्छा, 2 मिनट। याद रखना, कुछ एंजाइम सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने, और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो ना सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने, बल्कि प्रोटीन और उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट से भी मिलके बने। अब मेरा सवाल यह है, अगर एक एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हुआ है, तो वो खुद ब खुद एक्टिवेटेड है या नहीं। आप कहोगे खुद ब खुद एक्टिवेटेड है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसी और चीज को लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ी। भाई एक गाड़ी है, उस गाड़ी को, वो गाड़ी खुद चल सकती है। लेट सपोज वो सोलर गाड़ी है, चलो सोलर गाड़ी भी छोड़ो, वो गाड़ी खुद चल सकती है, उसके अंदर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाली गाड़ी। और एक बच्चों वाली गाड़ी वो है जिसके अंदर सेल लगाओगे तभी वो चलेगी। तो वो गाड़ी जिसके अंदर सेल लगाओगे, अगर आपने सेल नहीं लगाया तब तक वो नहीं चलेगी। इसका मतलब है एक एंजाइम वो है जो प्रोटीन है, और ये बिना किसी और सब्सटेंस की मदद के खुद काम करे।
जबकि एक एंजाइम वो है जो प्रोटीन है और उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हुआ है, जिसे आप क्या कह रहे हो, जिसे आप नाम दे रहे हो, ऐसे एंजाइम को आप नाम दे रहे हो क्योंकि इसमें दोनों चीजें मौजूद हैं। दिस एंजाइम इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम को आप क्या कह रहे हो, कॉन्जुगेटेड। अब सवाल ये होता है कि सर प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है और नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहलाता है, पता है किसी को? एनीवन? वो एंजाइम जो कॉन्जुगेटेड है उसमें प्रोटीन पार्ट कहलाता है एपो एंजाइम, और याद रखना एपो एंजाइम अकेले तो किसी काम का नहीं, जबकि नॉन प्रोटीन पार्ट कहलाता है कोफैक्टर, अकेले कोफैक्टर भी किसी काम का नहीं। तो जब तक एपो एंजाइम और कोफैक्टर नहीं मिलेंगे तब तक रिएक्शन नहीं, तब तक रिएक्शन नहीं हो। सर इसी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का कोई दूसरा नाम भी है? यस, इट्स दिस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नोन एज हॉलो एंजाइम। तो परेशान मत होना है, हॉलो एंजाइम, हॉलो एंजाइम। चलो, हमने बात कर ली प्रोटीन पार्ट की और हमने बात कर ली नॉन प्रोटीन पार्ट की। अब आ जाओ फर्दर यहां डिस्क्राइब करते हैं। चलो अब इधर देखना। तो मैंने आपको क्या बताया, एंजाइम के अंदर एक प्रोटीन पार्ट है जिसे आप एपो एंजाइम कह रहे हो, और एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसे आप कोफैक्टर का नाम दे, कोफैक्टर का नाम दो। अब अगर लेट सपोज मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं कोफैक्टर और वो हम्म, ये देखो, इधर देखो, यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप गौर से देखो तो यहां पे आपको नजर आएगा कि ये मेरे पास एंजाइम है, प्रोटीन वाला पार्ट ये इनएक्टिव है खुद। अब इस पे जब तक ये नहीं लगेगा, कोफैक्टर नहीं लगेगा, तब तक ये सबस्ट्रेट इस पे बाइंड नहीं कर सकता। ये आसान जबान है। अब कोफैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो कोफैक्टर हो सकता है ऑर्गेनिक हो, कोफैक्टर हो सकता है इनऑर्गेनिक हो, कोफैक्टर हो सकता है ऑर्गेनिक हो और कोफैक्टर हो सकता है इनऑर्गेनिक हो। तो यहां पे मैं लिखता हूं कोफैक्टर। अब हो सकता है कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो, तो पहले मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूं। हाँ, तो हो सकता है कोफैक्टर ऑर्गेनिक हो और हो सकता है कोफैक्टर इनऑर्गेनिक। तो अगर कोफैक्टर ऑर्गेनिक होता है तब वो क्या कहलाता है, और अगर इनऑर्गेनिक होता है तो क्या कहलाता है? याद रखना, अगर कोफैक्टर अगर कोफैक्टर इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, तो ऐसे कोफैक्टर को आप क्या कहते हो, कोई बता सकता है? हाँ भाई, एनीवन, मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। ऐसे कोफैक्टर को आप कहते हो एक्टिवेटर।
और इसकी एग्जांपल हम शुरू में दे चुके हैं, मैंगनीज और ये और वो एक्टिवेटर, सारी एग्जांपल दे चुका हूं। याद रखना ये जो इनऑर्गेनिक को फैक्टर होता है ना, ये डिटैचेबल होता है, लगेगा अलग हो जाएगा, लगेगा अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, परमानेंटली एपो एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं, डिटैचेबल है। और इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। अगर आप बात करो तो इनऑर्गेनिक को फैक्टर की बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। अच्छा, इसमें से जो सबसे जरूरी एग्जाम्पल है ना, वो है आपके पास ग्लाइकोलिसिस का पहला रिएक्शन। अब ग्लाइकोलिसिस के पहले रिएक्शन के अंदर अगर मैं यहां रिएक्शन लिखूं तो आपको पता होगा कि हमारे पास होता है ग्लूकोज। अच्छा, एक काम करता हूं, इसको मैं यहां लिख, तो जल्दी से हम डब्बा बना लेते हैं और डब्बा बना के लिखते हैं। right? चलो, अब इसकी एग्जांपल देखो। होता है ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को एक्टिव करने के लिए मैं लगाता हूं एटीपी, और मैं ये चाहता हूं कि इस ग्लूकोज को मैं एक्टिव कर रिएक्शन करवाने। तो ग्लूकोज को एक्टिव करने के लिए होता यह है कि एक फॉस्फेट लगता है ग्लूकोज के साथ, और वो लगता है 6 पोजीशन पे, जिसे मैं कहता हूं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक फॉस्फेट लग गया ग्लूकोज के साथ, कितने बचे एडीपी में, एटीपी में 2, तो बना एडीपी। अब इस रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो है हेक्सोकाइनेज। और इस हेक्सोकाइनेज के अंदर जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर इस्तेमाल होता है वो है मैग्नीशियम, वो है मैग्नीशियम। इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि कुछ याद रखो ना रखो, एग्जांपल याद है। और एग्जांपल देता हूं, एक एंजाइम है जिस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम आपने कहीं पढ़ा है? इस एंजाइम के अंदर जिंक काम करता है एज अ कोफैक्टर। ये दो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि कुछ याद रखो या ना रखो, ये एग्जाम्पल जरूर याद। चलो, ये दो एग्जांपल्स याद। अब आ जाओ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के ऊपर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के अंदर जाहिर सी बात है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स दो तरह के होते हैं। अब ये जरा जरूरी बात है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर फर्दर दो तरह के। एक कोफैक्टर वो है जो एंजाइम पे लगेगा जरूरत के वक्त और फिर डिटैच हो जाएगा। एक कोफैक्टर वो है जो एंजाइम पे हमेशा के साथ जो लगा होता है, परमानेंटली जुड़ा होता है, कोवेलेंटली जुड़ा होता है। याद रखना, एंजाइम अगर किसी भी चीज के साथ ऐसा बॉन्ड बना रहा है जो जरूरत के वक्त बनेगा और फिर टूट जाएगा, तो वो बॉन्ड कभी भी कोवेलेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर एंजाइम या कोई भी सब्सटेंस किसी के साथ ऐसा बॉन्ड बना रहा है जो परमानेंटली है, तो अगेन वो बॉन्ड कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब इधर देखो। एक होता है जिसे आप कहते हो को एंजाइम। अब ये जो को एंजाइम है ना, याद रखना ये वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो कि डिटैचेबल, लगता है हट जाता है। जबकि एक कोफैक्टर वो होगा, ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हमेशा के साथ, हमेशा के लिए बाइंड करेगा एंजाइम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द प्रोस्थेटिक ग्रुप। परमानेंटली बाइंड करेगा, कोवेलेंटली बाइंड करेगा। अब इन दोनों की एग्जांपल्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पता है हमें एग्जांपल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, को एंजाइम जो
कोफैक्टर्स होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं और डिटैचेबल होते हैं, तो इसकी जो एग्जाम्पल्स है ना, याद रखना वो विटामिन डेरिवेटिव, यानी कि विटामिन डेरिवेटिव जो एग्जाम्पल्स होंगी वो होंगी यहां पे, जैसे एनएडी, एफएडी, ये सारी। फिर प्रोस्टैटिक ग्रुप की अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं, चलो भाई प्रोस्टैटिक ग्रुप की एग्जाम्पल बताओ। हीमोग्लोबिन पढ़ा है? हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम जो है ना, ये एक प्रोस्टैटिक ग्रुप है, ये डिटैच नहीं होता। और एक और एग्जाम्पल अगर आप ले लो, तो मैं इसकी नंबर 1 एग्जाम्पल और नंबर 2 एग्जाम्पल। हीम इसी तरीके से क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल के अंदर एक रिंग होती है जिसे आप कहते हो पोरफायरिन रिंग। ये भी कभी क्लोरोफिल से डिटैच नहीं होती। ये दोनों एग्जाम्पल। आगे बढ़े। बेटा हम तो प्रोस्टैटिक ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, हम तो अभी ये बात कर ही नहीं रहे, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जो टाइटली बाउंड होते हैं। अब आ जाओ आगे। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की। एंजाइम काम किस तरह से करता है? अच्छा, इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा, मैं अगेन ऊपर जाता हूं और यहां पे एक पॉइंट लिखना रह गया कि रेट ऑफ एंजाइम क्या होता है। रेट ऑफ एंजाइम क्या होता है? तो रेट ऑफ एंजाइम की अगर मैं बात करता हूं, रेट ऑफ एंजाइम की अगर मैं बात करता हूं, तो रेट ऑफ एंजाइम क्या होता है भाई? जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि ए प्लस बी मिलेंगे और बनेगा सी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ए प्लस बी मिलेंगे और बनेगा सी। अब एक यूनिट टाइम के अंदर, रेट किसे कहते हैं? यूनिट टाइम को। ये आप फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बहुत पढ़ते हो। रेट क्या है? यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितनी प्रोडक्ट बन रही है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर ज्यादा प्रोडक्ट बन रही है तो ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर कम प्रोडक्ट बन रही है तो कम रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है एक सेकेंड। चल, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं एंड इस चीज को हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये एक्टिवेशन एनर्जी वैसे हम आगे देखेंगे, पहले हम जरा ये पढ़ते हैं कि एंजाइम काम किस तरीके से करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, आप ये कह लो कि हाउ एंजाइम वर्क्स। एंजाइम काम किस तरह से करता है, या आप ये कह लो कि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करता है। चलो अब पढ़ते हैं। ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको गौर से देखना भाई। मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। लेट सपोज मेरे पास एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम, ये क्या है? एक एंजाइम। अब ये एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर क्या बाइंड करेगा? एक सबस्ट्रेट। तो आ जाओ, ये एंजाइम है, लिख देता हूं मैं, दिस इज माई एंजाइम। अब इसके ऊपर बाइंड करना है
सबस्ट्रेट ने, तो ये आपका आ गया सबस्ट्रेट। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा बन गया, चलो ये आपका आ गया सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये एंजाइम के ऊपर क्या मौजूद है, एक्टिव साइट मौजूद है, ये भी हमें पता है। तो होता क्या है, सबसे पहली चीज, एंजाइम बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ, सबसे पहली चीज एंजाइम, सॉरी उल्टा बोल गया, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम पे, किस साइट पर, एक्टिव साइट के ऊपर, दिस इज द एक्टिव साइट। तो ये एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर गया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब अगला स्टेप ये होगा कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया है, तो एंजाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहले मैं लिखूंगा फिर इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये वही एंजाइम है, बस अगर शेप इधर उधर हो जाए तो घबराना नहीं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबस्ट्रेट किस पे बाइंड कर चुका है, एज सबस्ट्रेट, एज सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एक्टिव साइट, जैसे ही सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड करता है, अब क्या होगा, होगा ये कि एक्टिव एंजाइम अपनी शेप इस तरह से चेंज करेगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ टाइटली बाइंड कर जाए। तो आप ये लिख सकते हो, इट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप so that substrate binds more tightly with enzyme। अब एंजाइम ने खुद की शेप को ऐसा चेंज किया कि इस पे क्या बाइंड कर सके, सबस्ट्रेट ऐसे बाइंड कर सके कि ये जो बॉन्डिंग हो ये टाइट हो, जिंदगी में कोई भी एक दूसरे को ये जुदा ना कर पाए। तो अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर गया है ना, इसे मैं ऐसे दिखा देता हूं, इसे आप कहते हो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन चुका है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब सवाल ये होता है कि सर क्या तमाम एंजाइम अपनी शेप चेंज करते हैं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, तमाम एंजाइम अपनी शेप चेंज नहीं करते, नॉट नेसेसरी, बट मेजर कर सकते, मेजर कर सकते। अभी हम पढ़ेंगे, जब दो मॉडल्स आगे पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ये चीज हम डिस्कस करेंगे, सही है?
चलो अब तीसरी कहानी क्या होगी, तीसरा स्टेप क्या होगा, बता सकता है कोई तीसरा स्टेप? सिंपल। अब एंजाइम धीरे धीरे, अब एंजाइम धीरे धीरे क्या करेगा? अब एंजाइम धीरे धीरे, लेट सपोज एंजाइम को क्या करना है, मैं मान के चलता हूं एंजाइम को, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इसकी उलट भी एग्जांपल हो सकती है। एंजाइम को सिंपल इस सब्सटेंस को दो हिस्सों में तोड़ना है। तो अब एंजाइम क्या करेगा, अगर जोड़ना है तो इसका बिल्कुल उलट होगा। अब एंजाइम क्या करेगा? अब एंजाइम, बहुत आराम से कह रहा हूं, अब एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करेगा, यानी कि एंजाइम अपना काम कर लेगा। और जब अपना काम एंजाइम कर लेगा तो एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता वो बॉन्ड जो इसने सबस्ट्रेट के साथ बनाया था वो लूज करना शुरू करेगा। जिंदगी का उसूल है, जब काम हो जाता है तो लोग बॉन्ड तोड़ना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब सबस्ट्रेट का काम हो गया तो अब एंजाइम ने कहा भाई तुम मेरी जिंदगी से निकलो। तो अब हुआ क्या, एंजाइम ने आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड जो सबस्ट्रेट के साथ टाइटली बाइंड किया हुआ था उस बॉन्ड को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू किया। उस बॉन्ड को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू किया। तो अगर मैं यहां आपको दिखाऊं तो ये एंजाइम है। अब एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड तोड़ना शुरू किया। काम किया और आहिस्ता आहिस्ता जो सबस्ट्रेट के साथ इसने बॉन्ड बनाया था उस बॉन्ड को लूज करना शुरू किया। ठीक। तो मैं ये लिख सकता हूं, एंजाइम स्लोली ब्रेक्स, एंजाइम स्लोली ब्रेक्स एंड मेक सम बॉन्ड्स इन सबस्ट्रेट। क्या मतलब? सिंपल, एंजाइम ने सबस्ट्रेट के अंदर चेंज लेकर आया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट के अंदर। जाहिर सी बात है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सबस्ट्रेट के कुछ बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और कुछ बॉन्ड को बनाना पड़ेगा। जिंदगी का उसूल है, नई चीज हमेशा तब बनती है जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब हुआ यह कि एंजाइम ने कुछ बॉन्ड तोड़े सबस्ट्रेट के और कुछ बॉन्ड बनाए सबस्ट्रेट के, यानी कि एंजाइम अब आहिस्ता आहिस्ता इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट के अंदर। तो ये जो स्टेट है, अब आहिस्ता आहिस्ता एंजाइम खुद से सबस्ट्रेट को जुदा भी करने वाला है क्योंकि वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर चुका है प्रोडक्ट में। तो आप ये कह सकते हो कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट के कुछ बॉन्ड बनाए, कुछ बॉन्ड तोड़े, एंड इन बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान एक स्टेट है। अभी फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं बन गया, अभी तो इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब है बीच का प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट अनस्टेबल है। इस स्टेट को आप कहते हो ट्रांजिशन स्टेट, या इस स्टेट को आप नाम देते हो इंटरमीडिएट स्टेट। इंटरमीडिएट का मतलब है अभी काम पूरा नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है ये स्टेप हाईली अनस्टेबल है, अभी तो काम पूरा हुआ ही नहीं। चल, तो ये आपका आ गया, जैसे आप ये कह लो कि अगर आप इसे प्रिसाइजली लिखोगे ना तो इसे आप प्रिसाइजली लिख सकते हो सिंपल अनस्टेबल स्टेट। इसे आप कह लो ES, 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 कॉम्प्लेक्स ही कह लो अभी।
अब क्या होगा, जाहिर सी बात है एंजाइम अपना काम पूरा कर चुका होगा, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया होगा प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, मैं इसको रिव्यू भी करूंगा, इसलिए टेंशन लेने की वाली बात। लेट सपोज ये एक एंजाइम है, वही एंजाइम है, और इसने क्या किया, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये जो आपको यहां पे नजर आ रही है ना, ये आपकी क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट है। मान के चलता हूं ये आपकी क्या है, प्रोडक्ट। अब ये आपकी आ गई प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट बन चुकी है। तो अब जब प्रोडक्ट बन चुकी है, इस वक्त एंजाइम्स प्रोडक्ट के साथ हल्का सा बाइंड किया हुआ है। तो ये कौन सा बॉन्ड, ये क्या बना हुआ है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं फोर्थ स्टेप लिखूं, तो मैं ये लिख सकता हूं प्रोडक्ट बन गई है, और जब प्रोडक्ट बन चुकी है तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ, एंजाइम प्रोडक्ट के साथ बाइंड किया हुआ है। इस स्टेट को आप क्या कहोगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहोगे। अब होगा क्या, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट एंजाइम से जुदा हो जाएगी। एंड नाउ ई एंड पी प्रोडक्ट सेपरेट्स, एंजाइम प्रोडक्ट से जुदा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम काम करता है। अब अगर मैं इसे शॉर्ट अल्फाज के अंदर लिखना चाहूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि सबसे पहले आपके पास था एंजाइम। मैं इसकी समझो समरी लिख रहा हूं यहां पे, या कंक्लूजन लिख रहा हूं। चलो इधर देखो, इस पूरे रिएक्शन में अगर आपको कंक्लूजन भी समझ में आ जाता है वो भी काफी है। कंक्लूजन भी समझ में आ जाता है ना, वो भी काफी है। ठीक है, सबसे पहले एंजाइम था, इस एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को आपने मिलाना था। तो आपने जैसे ही एंजाइम को सबस्ट्रेट से मिलाया, बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने कुछ बॉन्ड तोड़े, सब एंजाइम ने कुछ बॉन्ड तोड़े सबस्ट्रेट के, और कुछ बॉन्ड बनाए सबस्ट्रेट के। तो अल्टीमेटली एंजाइम सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर। अब जो बॉन्ड बना दैट, अब जो कॉम्प्लेक्स बना दैट इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और जब पूरी प्रोडक्ट बन गई, तो जिंदगी का उसूल है, जब काम हो जाता है तो लोग जुदा हो जाते हैं। एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। ये बात समझ में आ गई। ये तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, हो सकता है देखो सर आपने ये एंजाइम सबस्ट्रेट को ब्रेक ही क्यों किया भाई, एंजाइम को, जाहिर सी बात है कुछ एंजाइम सबस्ट्रेट को तोड़ेंगे, कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये जो एग्जांपल लिखी है ना, ये इस तरह के रिएक्शंस की लिखी है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, ए को तोड़ा है बी और सी के अंदर। आप इसका उल्टा भी ले सकते हो, बी और सी को मिला के ए भी बना सकते हो, उसमें बॉन्ड बनेगा। सिंपल। क्लियर है भैया। हाँ, एंजाइम कैटाबॉलिज्म भी कर सकता है, एनाबॉलिज्म भी कर सकता है। तो मैंने यहां पे जो एग्जाम्पल ली है ना, वो मैं यहां लिख देता हूं ताकि आप लोगों को गड़बड़ ना हो। एग्जाम्पल ये, ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है लॉक इन की मॉडल, और हमने डिस्कस करना है सिंपल आपका इंड्यूस फिट मॉडल। अच्छा, इसको डिस्कस करने के बाद फिर हम अपनी क्लास ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा मेजर टॉपिक आज का कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब इंड्यूस फिट मॉडल क्या है और लॉक इन की मॉडल क्या है, ये दोनों मॉडल्स क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कस करता हूं, अगर मैं यहां लिखूं द फर्स्ट मॉडल which presented was lock
एंड की मॉडल। अब इसके अंदर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखने वाली हैं। सबसे पहला, ये प्रोपोज किसने किया, ये प्रेजेंट किसने किया? प्रेजेंटेड बाय, हाँ भाई, किसने प्रेजेंट किया? इमिल फिशर। इमिल फिशर ने। एयर याद करना जरूरी नहीं है, इसका नाम याद करना बहुत जरूरी है। पास पेपर के अंदर भर भर के सवाल आया हुआ है। एमिल फिशर 1898 के अंदर, अगर कोई याद रखना चाहे तो याद रख ले भैया, 1890। अब ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल, नाम ही सब कुछ बता रहा है, लॉक एंड की। ये मॉडल ये कहता है जिस तरह एक ताले से, एक चाबी से एक ही ताला खुलता है, इसी तरह एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट पे काम करता है, दूसरे सबस्ट्रेट पे काम नहीं कर सकता। सर ये तो आप शुरू से बताते आ रहे हैं। अभी मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा। अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। अब सर क्या लॉक है और क्या की है? मेरी बात सुनो बेटा, ये इंतहाई एम्बिगुअस चीज है कि क्या लॉक है क्या की है। डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट मिलेगी। नेशनल लेवल पे सवाल आ गया तो नेशनल लेवल पे कभी भी लॉक क्या है की क्या है ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे अगर सवाल आता है तो आपकी किताब के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आप याद कर लेना। लॉक लिखा हुआ है तो एंजाइम को लॉक याद रख लेना, की लिखा हुआ है तो एंजाइम को की याद रख लेना। क्योंकि ये बहुत ही एम्बिगुअस सवाल, बहुत ही एम्बिगुअस सवाल, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो लॉक एंड की मॉडल क्या कहता है, ये देखो। ये एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं ताकि आप लोग मेरे साथ ड्रॉ करो। लेट सपोज ये एक एंजाइम है। काम करता हूं, चलो इधर देखो। अब यहां पे मैं एक एंजाइम बना, ये एक एंजाइम एग्जाम्पल दे रहा हूं, सही है। अब इस एंजाइम के ऊपर ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब लेट सपोज लॉक एंड की मॉडल ये कहता है कि एंजाइम बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जिस तरह से ताला चाबी काम करती है। अब जैसे एक चाबी से एक ही ताला खुलता है, इसी तरह एक एक एंजाइम के ऊपर एक सबस्ट्रेट काम करता है। सर ये कैसे? भाई एक ताला एक चाबी से कैसे खुलता है? एक चाबी से एक ताला कैसे खुलता है? भाई उस चाबी का जो शेप होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब उस चाबी का शेप ऐसा बनाया जाता है कि वो उस ताले के अंदर फिट हो जाए। लेट सपोज अगर ये एंजाइम है तो अगर इस सबस्ट्रेट का शेप ऐसा होगा तभी ये एंजाइम के ऊपर फिट हो सकता है। इस शेप को आपने क्या कहा? दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री शेप। तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की जो शेप होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे के उलट होती है ताकि एक दूसरे पे फिट हो सके। और एक्टिव साइट अपनी शेप को चेंज नहीं करती। तो आप यहां पे याद रखना, एक्टिव साइट रिजिड होती है। जिस तरह ताले के अंदर जो जगह होती है जहां पे चाबी लगती है वो चेंज नहीं होती ना, इसीलिए वो एक ही चाबी से खुलता है। इसी तरीके से जो एक्टिव साइट होती है ना आपके एंजाइम के ऊपर, वो भी रिजिड होती है। अच्छा, अब ये तो हो गई कि भाई एंजाइम के ऊपर एक साइट है और उस साइट के ऊपर एंजाइम बाइंड कर रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, और वो साइड एक्टिव साइट है, और एक्टिव साइट का जो शेप है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री, सिंपल, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। चलो, अब सवाल ये होगा कि सर ऐसे एंजाइम की कोई एग्जांपल है क्या?
तमाम एंजाइम इस पे काम करते हैं? नहीं। क्या यह मॉडल दुरुस्त था नहीं था, उस पर अभी हम बात करते हैं, लेकिन पहले, उससे पहले याद रखना वो एंजाइम जो इस मॉडल पे काम करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूं, वो एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल पे काम करते हैं, दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी एंजाइम। रेगुलेटरी एंजाइम। अब रेगुलेटरी एंजाइम की जो सबसे क्लासिकल एग्जांपल है, भाई सिंपल सी बात है, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन पे काम करेगा, तो एग्जांपल देते जाओ। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ भाई, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? सॉरी, नॉन रेगुलेटरी। गलत बोल गया बेटा। नॉन रेगुलेटरी, इसको आप याद रखो, नॉन रेगुलेटरी। दे आर नॉन रेगुलेटरी। अच्छा, अब इसकी क्लासिकल एग्जांपल मैंने आपको बता दी, बहुत आसान है। एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा, तो एग्जांपल देते जाओ। सबसे क्लासिकल एग्जांपल मैं देखता हूं, सुक्रोज पे काम करता है एंजाइम, और वो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। इस एंजाइम को आप कहते हो सुक्रेज। ये किसी और पे काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देता हूं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल क्या होगी, कोई बता सकता है? हमने बात की थी यूरिएस की। यूरिएस का मतलब यह है कि वो यूरिया को कन्वर्ट करेगा। यूरिएस यूरिया को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? दो चीजों के अंदर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो नॉन रेगुलेटरी। अब सवाल ये होता है कि सर, एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बड़ा मसला है। ये तो काफी मसला है भैया, बिल्कुल मसला है। क्योंकि इसका मतलब ये कि एंजाइम एब्सोल्यूटली स्पेसिफिक है, यानी कि सिर्फ एक ही रिएक्शन पे काम करेगा, इतना स्पेसिफिक है। एब्सोल्यूटली स्पेसिफिक। ऐसे एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल पे काम करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली स्पेसिफिक। ठीक है भैया, चलो। अब सवाल ये होता है कि सर, क्या ये मॉडल ठीक था और तमाम एंजाइम पे फिट बैठता था? नहीं। इसका जो डिसएडवांटेज था, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इसका ड्रॉबैक कह लो, डिसएडवांटेज सही लफ्ज नहीं है, ड्रॉबैक कह लो। क्या था इसका ड्रॉबैक, कोई बता सकता है मुझे? हाँ भाई, इसका ड्रॉबैक क्या था? आपने एक नाम सुना होगा रबिस्को का। ये भी एक एंजाइम है, प्लांट के अंदर मिलता है। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बो ऑक्सिलेज ऑक्सीजनेस। अब ये वो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड पे भी काम कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है, और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो ये एंजाइम तो इस पे काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये बात तो ठीक नहीं है। किसी हद तक ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़े एंजाइम है जो आपका लॉक एंड की मॉडल पे काम करते हैं, बाकी जितने वो तकरीबन जो है आपका आ, दूसरे मॉडल पे काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद इतना क्लियर है भैया?
अब सर सवाल ये होता है कि आपने क्या कहते हैं इसको, जैसे आप कह लो आपका जो इंड्यू लॉक एंड की मॉडल है, इसको आपने नॉन रेगुलेटरी क्यों कह दिया? इसको आपने नॉन रेगुलेटरी क्यों कह दिया? इसका जवाब मैं सिर्फ आपको इतना दे सकता हूं कि अभी हम पढ़ेंगे एंजाइम की रेगुलेशन, एंजाइम इनहिबिशन रबिस्को इज एंजाइम, और रबिस्का का जो नाम है ना वो है राइबलोस। मैं लिख देता हूं भैया, राइबिलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस। अब ये एंजाइम का नाम ही सब कुछ बता रहा है, ये एंजाइम का नाम ही सब कुछ बता रहा है। यानी कि ये वो एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड करेगा और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करेगा। इसका मतलब है सिर्फ बहुत थोड़े से एंजाइम है, ये एक ही रिएक्शन, ये एक ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर रहा, ये दो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम। ठीक है, खैर। तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं, बाहर से कोई भी बात नहीं लिखी हुई, ये सारी बातें यही लिखी हुई। तो भाई सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर जो बात बहुत सिंपल सी लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि एक्टिव साइट का शेप डिस्टिंक्ट है, रिजिड है, शेप चेंज नहीं होता और कॉम्प्लीमेंट्री शेप है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री शेप का मतलब है एक सबस्ट्रेट एक ही एंजाइम पे बाइंड कर सकता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। एब्सोल्यूट स्पेसिफिक क्या है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी नई चीज नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर सवाल ये होता है कि आपने इस एंजाइम को नॉन रेगुलेटरी क्यों कह दिया? नॉन रेगुलेटरी कहने की कोई स्पेसिफिक वजह है? यस, आओ मैं बताता हूं नॉन रेगुलेटरी कहने की स्पेसिफिक वजह क्या है। किसी को पता है? आई वुड बी रियली इंप्रेस्ड बाय समवन, कोई अगर मुझे बता दे कि नॉन स्पेसिफिक क्यों कहता हूं मैं, जल्दी बताओ। नॉन स्पेसिफिक कहने की कोई खास वजह है? जल्दी बोलो, वजह चाहिए भैया। सर ये चैप्टर तो हम किताब से खुद भी पढ़ सकते थे। आप आप में जो लोग क्लास ले रहे हैं और वो लोग जो क्लास नहीं ले रहे, उन दोनों में फर्क ही है ये कि उनको उनको रट्टा लगाया हुआ नॉन रेगुलेटरी है। उनको नहीं पता रेगुलेटरी नॉन रेगुलेटरी किस सूरत में कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, वजह क्या है, कहने की रीजन क्या है। आओ मैं बताता हूं। नॉन रेगुलेटरी कहने की रीजन बहुत सिंपल सी है, और नॉन रेगुलेटरी कहने की रीजन सिर्फ ये है, अगर मैं यहां एक अलग से डब्बा बना के लिखूं, यहां लिखता हूं। चलो, नॉन रेगुलेटरी कहने की रीजन सिर्फ इतनी सी है कि ये वो एंजाइम है, लॉक एंड की मॉडल पे काम करने वाले, ये वो एंजाइम है जो एक स्पेसिफिक रेट पे काम करते हैं। क्या मतलब सर? इनका एक स्पेसिफिक रेट है, लेट सपोज ये 100 मॉलिक्यूल 1 मिनट में बढ़ा दे, स्पेसिफिक रेट पे काम, स्पेसिफिक रेट पे काम, 100 मॉलिक्यूल 1 मिनट में बनाते हैं, इनका रेट कांस्टेंट है। और दूसरी बात ये कि नॉर्मली इनको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? भाई फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिसिस कभी बढ़ानी होती है, कभी कम करनी होती है, कभी ग्लाइकोलिसिस बढ़ानी होती है, कभी ग्लाइकोलिसिस कम करनी होती है, यानी कि रेट को ऑल्टर करना पड़ता है। लेकिन नॉन रेगुलेटरी एंजाइम वो एंजाइम है जिनके रेट को ऑल्टर नहीं करना पड़ता, जिनके रेट को क्या नहीं करना पड़ता, ऑल्टर नहीं करना पड़ता। नो ऑल्टरेशन मेनली, तो इनको ऑल्टर नहीं करना पड़ता। लेकिन सर इनका रेट ऑल्टर तो हो सकता है उन तमाम फैक्टर्स से जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम या ज्यादा करते हैं। यस, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से कम या ज्यादा हो सकता है, इन चीजों से कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन इनको अलग से रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप पढ़ोगे ग्लाइकोलिसिस के अंदर अलग से रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से बाकी चीजों के अंदर भी अलग से रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, सम बुक्स ऑल्सो सेज कि इनके पास
एलोस्टेरिक साइड नहीं, सम बुक्स थे, बट आप इसको उस तरीके से नहीं मान सकते। ठीक है, चलो आज आ जाओ आगे। सही, ये बात हो गई नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। बस इतना काफी है। अब आ जाओ किसके ऊपर, अब आ जाओ आपका इंड्यूस फिट मॉडल के ऊपर। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस क्लास इज इंड्यूस फिट। अब ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है ना, ये किसने पेश किया था? ये पेश किया था कॉशलैंड ने। कब? पता है किसी को कब प्रेजेंट किया था कोशलैंड ने? 1959 के अंदर, डैनियल कोशलैंड ने 1959 के अंदर ये पेश किया था। ये याद है। अब कोशलैंड क्या कहता है, मैं आपको दिखाता हूं पिक्चर। ये पिक्चर देखना। जस्ट गिव मी अ मिनट। किस यहाँ पे डायग्राम होगी। ये देखो, अब इधर देखो भैया, मेरी बात इधर सुनते रहना, चीजों को आसान करते रहना अपने लिए, सही है। अब इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है? इंड्यूस फिट मॉडल उसी उसी मुसीबत को खत्म करता है जो मुसीबत आपका लॉक एंड की मॉडल देती थी। अब इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि आपकी जो एक्टिव साइट है ना, ये रिजिड नहीं है, ये अपना शेप चेंज कर सकती है। अब जब एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, अपना शेप चेंज कर सकती है, तो जाहिर सी बात है अपना शेप चेंज करके किसी और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाए। यानी कि एक सबस्ट्रेट के साथ ऐसे एंजाइम बाइंड करे, ये जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकते। अब अगर आप यहां देखो तो एक्टिव साइट कुछ ये थी, इसको इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना था, इसने क्या किया, अपनी एक्टिव साइट को चेंज किया और ये एंजाइम यहां पे बाइंड कर गया। ये देखो, बाइंड किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, प्रोडक्ट अलग। सिंपल। आसान जबान के अंदर अगर आप बात करो तो आसान जबान के अंदर ये बात हो, तो आप ये कह सकते हो कि एक्टिव साइट क्या है, फ्लेक्सिबल। एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, चेंज कर सकती है अपने शेप को। अब इसके अंदर ऐसे एंजाइम की एग्जाम्पल क्या होती है? एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, हमारे लिए तो जरूरी एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जल्दी मुझे एग्जाम्पल बताओ, आई वांट कि आप लोग एग्जाम्पल खुद बताया करो। कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एंजाइम का नाम पढ़ा था जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि ये आपको मिलता है। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बाइंड करवाता है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड करती है और बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहां पे जो एंजाइम काम करता है ना, अगर मैं यहां इसको, वेट, हाँ, तो अगर मैं यहां एंजाइम लिखूं तो दिस एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस ना सिर्फ हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाता है, बल्कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाता है
यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस, देखो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, और बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। फिर ये कार्बोनिक एसिड टूटता है इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मदद से H पॉजिटिव आयन के अंदर और बाइकार्बाइन के अंदर HCO3 आयन के। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे जब हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ेंगे। अब अगर आप देखो तो ये एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के ऊपर कायम कर रहा है, ऐसे एंजाइम को आप रेगुलेटरी एंजाइम कहते हैं। जो इंड्यूस फिट मॉडल पे काम करे, दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी एंजाइम। रेगुलेटरी एंजाइम कहने की रीजन, मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर, मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब है जहां मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर इनको रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये किसी कांस्टेंट रेट पे नहीं चलते, जैसे हमने नॉन रेगुलेटरी को पढ़ा, वो एक कांस्टेंट रेट पे मत चल रहा है, उसको किसी से कोई गर्ज ही नहीं है, उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन आपका जो ये वाले एंजाइम है ना, ये वाले एंजाइम वो एंजाइम है जिनकी एक्टिविटी को चेंज किया जाता है नॉर्मली। एक्टिविटी चेंज यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप चेंज कर, कभी ज्यादा चाहिए होता है प्रोडक्ट तब इसलिए, कभी कम चाहिए होता है, तो नॉर्मली इस तरह से चल रहा होता है। अब इन रेगुलेटरी एंजाइम को एक और नाम दिया जाता है, और इन रेगुलेटरी एंजाइम को नाम दिया जाता है एलोस्टेरिक एंजाइम का, ऑल्सो नोन एज, ए का मतलब है ऑल्सो नोन एज एलोस्टेरिक एंजाइम। वाई दे आर एलोस्टेरिक? बिकॉज बिकॉज इनके पास, अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, इनके पास लेट सपोज ये एंजाइम है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है, ठीक है, और इस एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट है, ये वाली, जहां पे एक मॉलिक्यूल बाइंड करके इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, एंड दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। क्लियर है भैया? क्लियर है भैया? बोलो।